नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है मस्कुलर सिस्टम, यानी कि पेशी तंत्र के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंदर हमें जो मुख्यतः जो हमारे सिलेबस के अंदर जो पॉइंट दे रखे हैं वो एक तो दे रखा है पेशियों के प्रकार टाइप्स ऑफ मसल्स, और एक जो है पेशी संकुचन की क्रियाविधि। ये दो मुख्य टॉपिक दे रखे हैं, तो इन पे अपन फोकस करेंगे इस आज के लेक्चर में। और इन दोनों टॉपिक को अपन बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले अपन पेशियों के प्रकार जो हैं, 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, उसको ढंग से पढ़ेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे पेशी संकुचन की क्रियाविधि। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार आप सब्सक्राइब कर दो। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पेशी तंत्र की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये जो चैप्टर जिसके अंदर आता है ये टॉपिक, इसका नाम है लोकोमोशन एवं मूवमेंट, है ना, गमन एवं गति। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक शब्द हमारे सामने है गमन, एक शब्द हमारे सामने क्या है, गमन, और दूसरा शब्द हमारे सामने है गति। दोनों के अंदर पहले तो ये मुझे बताइए, क्या गमन और गति दोनों सेम चीज है? ऑब्वियसली नहीं, गमन और गति दोनों अलग अलग चीज है। दोनों का अगर आप सटीक मतलब निकालना चाहे तो दोनों का अलग अलग मतलब निकलेगा। गति का जो तात्पर्य होता है, गति का तात्पर्य होता है आपकी शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, उसे कहते हैं गति। अभी समझा दूंगा। और गमन का मतलब होता है आपका प्रतिस्थापन दर्शाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो उसको अपन गमन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गति की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, वो तो हो जाएगा गमन, सॉरी गति। और गमन क्या होता है, प्रतिस्थापन दर्शाना, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपन कह सकते हैं, प्रतिस्थापन दर्शाना, वो हो जाता है गमन। अब यहां पे ये समझना है आपको, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, और मैंने ये हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कुछ भी चीजें, तो हाथों के इशारे कर रहा हूं, मेरी गर्दन इधर उधर हो रही है, मेरे सिर इधर उधर हो रहा है, तो वो आपका गमन गति है, वो सारा गति है। और मैं यहां से इधर चल रहा हूं, फिर मैं इधर से इधर चल रहा हूं, तो ये क्या है, गमन है। ये क्या है, गमन है। यहां पे एक चीज आपको और समझनी है कि सभी गमन गति होते हैं, गति होते हैं, लेकिन सभी गतियां गमन नहीं, सभी गतियां गमन नहीं होती। बहुत सिंपल सी बात यहां पे कह रहा है कि जितने भी गमन हैं सारे के सारे गमन गति है, यानी कि गमन आप दर्शा रहे तो वो गति का एक प्रकार है। या फिर मैं यूं समझाऊं आपको कि गमन गति का एक प्रकार है। गति एक बहुत विस्तृत चीज है, गति में सब कुछ आ जाता है, गमन भी गति में आ जाता है। मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा हूं, वो गमन तो है लेकिन गति भी है। लेकिन मैं एक स्थान पे इधर उधर हो रहा हूं, मैं हिल डुल रहा हूं, तो वो गमन नहीं है, गति है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि गति का मतलब है आपकी शारीरिक मुद्रा में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, वो गति है। लेकिन गमन का एक स्पेसिफिक गति हो जाती है, गमन एक विशेष प्रकार की गति हो जाती है जिसमें आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, प्रतिस्थापन दर्शाते हैं, तो उसको अपन गमन कह देते हैं। ये अलग चीज है, ठीक है। तो ये पॉइंट। अब गति जो होती है वो कई प्रकार की हो सकती है, गति कई प्रकार से हो सकती है। अपन पढ़ रहे हैं गतियों के प्रकार, गतियों के प्रकार। गति जो है वो अमीबीय गति हो सकती है, अमीबीय गति हो सकती है। गति जो है वो आपकी पक्षमाभि गति हो सकती है, पक्षमाभि गति हो सकती है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गति जो है वो आपकी शारीरिक, है ना, पेशीय गति हो सकती है, और कशाभिक्य गति भी हो सकती है, कशाभिक्य गति हो सकती है। गति के प्रकार है, कशाभिक्य गति हो सकती है, और आपकी पेशीय गति हो सकती है, मस्कुलर मूवमेंट, पेशीय गति। एक मिनट, पेशीय गति,
ये 4 प्रकार की गति हो सकती है जो अपन को देखनी है। अब अगर मैं बात करूं अमीपीय गति किस में होती है, पक्षमापी गति किस में होती है, कशाभिक्रिय गति किस में होती है, पेशीय गति किस में होती है, ये अपन देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं अमीपीय गति की तो ये होती है आपकी डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी, एक तो आपकी मोनोसाइट और एक आपकी लिम्फोसाइट, यानी कि जो मैक्रोफेजेज सेल्स हैं, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेज सेल्स पक्षाणविक प्रकृति की जो कोशिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी में, एक तो मोनोसाइट्स और एक आपकी लिम्फोसाइट्स, इन दोनों के अंदर अमीबीय प्रकार की गति होती है। अमीबा कैसे चलते हैं, कूटपादों के माध्यम से, स्यूडोपोडिया के माध्यम से जो गमन होता है उसको अमीबीय गति कहते हैं। तो इनके अंदर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसमें अमीबीय गति होती है। पक्षमापी गति की अगर मैं बात करूं तो पक्षमापी गति जो होती है वो एक तो आपके अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, तो अंडवाहिनी में अंडाणु की गति, और अगर मैं बात करूं तो श्वसनी पथ में म्यूकस, म्यूकस समझते हैं, श्लेष्म की गति। ये दो चीज हैं जिसके अंदर कौन सी गति पाई जाती है, पक्षमापी गति पाई जाती है। वहीं बात करूं कशाभिक्रिय गति की तो ये जो है आपके शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु के अंदर कौन सी गति पाई जाती है, कशाभिक्रिय गति। और पेशीय गति की बात करूं तो संपूर्ण मानव शरीर में कौन सी गति होती है, संपूर्ण मानव शरीर में कौन सी गति होती है, पेशीय गति होती है। समझ गए, ठीक है। तो ये चीजें आपको सबसे पहले बेसिक चीजें क्लियर करनी है कि गमन और गति के अंदर डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमें ये समझना है कि अमीपीय गति क्या होती है, पक्षमापी गति क्या होती है, कशाभिक्रिय गति क्या होती है और पेशीय गति क्या होती है। ठीक है, सभी गमन गति होते हैं लेकिन सभी गतियां गमन नहीं होती, ये भी आपको समझना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन को क्या पढ़ना है, पेशीय गति। अपन को क्या पढ़ना है, पेशीय गति। अब अपन आएंगे सीधे पेशीय गति पे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर। अब अपन पेशीय गति को पढ़ने से पहले पेशियों के प्रकार को पढ़ लेंगे कि पेशियां कितने प्रकार की होती है, वो फिर अपन देख लेते हैं। इसको बेटा मैं ऊपर वाला लिखते हैं। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं, ये जो मस्कुलर टिश्यू है, पेशीय उत्तक है, पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक क्या होता है, पेशियां मिलकर के पेशीय उत्तक निर्माण करती है। इसकी जो उत्पत्ति है वो कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। ये चीज भी आप ध्यान रखो, मीजोडर्मल होती है। कभी कभी सवाल आ जाता है कि पेशीय उत्तक की उत्पत्ति मीजोडर्मल होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पेशीय उत्तक में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मसल्स होती है हमारे शरीर में, मसल्स लगभग 639 अप्रोक्स मान है, इसके आसपास मसल्स होती है। और मसल्स जो होती है उसकी संख्या कभी नहीं बढ़ती। आपके जन्म के दौरान जितनी मसल्स थी, जितनी पेशियां थी, उतनी ही पेशियां अभी है। उसके साइज में इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, नंबर उसके नहीं बढ़ते। ये भी चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है, ठीक है। चलो, अब पेशीय उत्तक जो होता है ना, वो शरीर के भार का, अगर मैं बात करूं शरीर भार का लगभग 40 से 50% भाग घेर सकता है। शरीर भार का 40 से 50% भाग होता है, ये भी आप लिख लेना। हमारा जो शरीर का टोटल वेट है उसका 40 to 50% है ना, किसी में 40%, किसी में 45, किसी में 50, ये एक एवरेज आंकड़ा यहाँ पे मैंने लिया है। इतना भार आपका सिर्फ और सिर्फ पेशीय उत्तक का होता है, पेशियों का आपके शरीर में होता है, ठीक है। चलो, ठीक है, लिख लो इसको। अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अब अपन पढ़ेंगे पेशियों के प्रकार। पेशियां होती कितने प्रकार की हैं, या पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। एक ही बात है, उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता है, अपने टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ये 4 प्रकार के उत्तक है। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, पेशीय उत्तक की बात कर रहे हैं। और पेशियां कितने प्रकार की होती है, अपन अभी देख रहे हैं पेशियों के प्रकार। ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन रखा है, पेशियों के प्रकार। क्या हेडिंग लगाएंगे, पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स। पेशियां जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले उन प्रकारों के अपन नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रकार की पेशी होती है उसे अपन कहते हैं
कंकाल, कंकालीय पेशी, स्केलेटल मसल, कंकालीय पेशी। दूसरे नंबर की जो पेशी है उसको अपन कहेंगे चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशी। और तीसरी प्रकार की जो पेशी है उसको अपन नाम देंगे हृदय पेशी, हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स। ये तीन प्रकार की पेशियां होती हैं, कंकालीय पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी, तीन प्रकार की पेशियां हैं। ये तीन प्रकार की पेशियों के तीन प्रकार हो गए। अब इनके अंदर अपन को एक एक करके डिफरेंस पढ़ना है कि तीनों के क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन इसके डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसके अंदर डिफरेंस करेंगे। पहले अपन क्या देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ये तीनों के डायग्राम है। तीनों के डायग्राम में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अब अपन एक एक करके इसके डिफरेंस की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको डायग्राम अगर क्लियर है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले आप डायग्राम को ध्यान से देख लो, तीनों पेशियों के डायग्राम आपको ध्यान से देखना है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं तो जो कंकालीय पेशी होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार। दिख रही है कैसी है, बेलनाकार। हृदय पेशी जो दिख रही है ये भी कैसी है, बेलनाकार। और जो चिकनी पेशी दिख रही है ये कैसी है, तरकुआकार। यानी इंग्लिश में बात करूं तो ये दोनों सिलिंड्रिकल शेप में है, जबकि ये कैसी है, स्पाइंडल शेप में। ये दोनों सिलिंड्रिकल शेप में है, जबकि ये कैसी है, स्पाइंडल शेप में। ठीक है। अब यहां पे आप कहेंगे सर अगर दोनों बेलनाकार हैं तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। बिल्कुल है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही, इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, जबकि इसके अंदर आपको ब्रांचिंग दिख रही है। यानी कि ये कैसी हो जाएगी, अशाखित, अशाखित, अनब्रांच्ड। जबकि ये कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है। ये कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है। क्लियर है। पहला जो डिफरेंस है इनकी साइज को लेकर के, इनकी आकृति को लेकर के, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों सिलिंड्रिकल है, ये स्पाइंडल शेप है। ये दोनों बेलनाकार हैं जबकि ये तरकुआकार की हैं। ये अशाखित होती है जबकि ये शाखित होती है, और ये तो आपस में जुड़ी भी नहीं है। पहला डिफरेंस क्लियर है। दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो दूसरा डिफरेंस आपको यहां पे ये ध्यान में रखना है कि जो कंकालीय पेशी और हृदय पेशी है ये दोनों के दोनों बेलनाकार हैं, तो ये दोनों के दोनों कैसी हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुकेंद्रिक, बहुकेंद्रिक। ये भी बहुकेंद्रिक है, ये भी बहुकेंद्रिक है, क्योंकि दोनों बेलनाकार है, वैसे बेलनाकार और वैसे बहुकेंद्रिक है, तो ये दोनों बहुकेंद्रिक है। जबकि ये आपकी कैसी हो जाएगी, मोनोन्यूक्लिएटेड, यानी कि एक केंद्रिकीय हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, एक केंद्रिकीय हो जाएगी, मोनोन्यूक्लिएटेड हो जाएगी। ठीक है। चलो अगला डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो पेशी है इसका नाम है चिकनी पेशी। इसका मतलब है इसके अंदर, ध्यान से सुनना, कंकालीय पेशी और हृदय पेशी जो है इसके अंदर बैंड्स पाए जाते हैं, पट्टियां। बैंड्स का मतलब पट्टियां प्रेजेंट, और पट्टियां प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसी होती है, रेखित होती है। ये कैसी होती है, रेखित होती है ना। जबकि इसके अंदर कोई भी बैंड्स प्रेजेंट नहीं है तो ये अरेखित हो जाएगी, और इसके अंदर फिर से बैंड्स प्रेजेंट है यानी कि रेखित हो जाएगी। यानी कि अभी तक हमने जो भी विशेषता देखी इन दोनों की कॉमन विशेषता आ रही है। दोनों सिलिंड्रिकल है, दोनों मल्टीन्यूक्लिएटेड यानी कि बहुकेंद्रिक हैं, और दोनों रेखित हैं। इनके अंदर बैंड्स प्रेजेंट है, पट्टियां पाई जाती हैं।
जबकि चिकनी पेशी इन दोनों से अलग गुण दर्शा रही है। ठीक है, अब एक गुण ऐसा होगा जिसमें ये दोनों कॉमन रहेगी, ये अलग रहेगी। वो क्या है कि ये जो कंकालीय पेशी होती हैं ये ऐच्छिक होती है। ये कैसी होती है? ऐच्छिक पेशियां होती है। क्यों होती है ऐच्छिक? का मतलब क्या है? ऐच्छिक का मतलब होता है इसको अपन खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल के अंदर होती है। हम चाहे तो इसके अंदर मूवमेंट करें, हम नहीं चाहे तो इसके अंदर मूवमेंट नहीं करें। जबकि चिकनी पेशी और हृदय पेशी के केस में ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपके चाहने और न चाहने से कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों कैसी होती हैं? अनैच्छिक प्रकृति की होती है। ये भी अनैच्छिक और ये भी अनैच्छिक। यानी आपने अगर कभी सोचा है कि मैं आज हृदय पेशी को कांटेक्ट नहीं करूंगा, तो क्या ये आपके ऊपर डिपेंड है? नहीं। अनैच्छिक का मतलब है इसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। न आपका नियंत्रण हृदय पेशी के ऊपर है, न आपका नियंत्रण चिकनी पेशी के ऊपर। केवल और केवल कंकालीय पेशी जो होती है, जो कंकालीय घटकों के साथ जुड़ती है, हड्डियों के साथ जुड़ती है, उनके ऊपर आपका कंट्रोल है। तो ये भी एक डिफरेंस आप ध्यान में रखेंगे। और अगर अपन अंतर की बात करें, सारे अंतर अपन यही पढ़ लेंगे। तीनों पेशियों के अंदर जो भी बातें हैं वो अपन यही देख लेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अब ये पाई कहां जाती है ये अपन देख लेते हैं। ये पाई कहां जाती है? तो जो कंकालीय पेशी होती हैं ये आपकी पाई जाती हैं चेहरे और गर्दन की पेशियां। चेहरे, गर्दन, आपका जो बाइसेप है, ट्राइसेप है, वहां पे ये पाई जाती है। हृदय पेशियां सिंपल है, हृदय की भित्ति में पाई जाएगी। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ये कहां पाई जाएगी? हृदय की भित्ति, सिंपल सी बात। और जो चिकनी पेशी होती हैं ये कहां पाई जाती हैं? इसके अंदर आपको ध्यान रखना, आपके शरीर के अंदर जितने भी खोखले अंग हैं, खोखले संरचना है, जैसे कि मैं बात करूं रक्त वाहिनियां, अंदर से खोखली है। मैं बात करूं आहार नाल, अंदर से खोखली है। मैं बात करूं जनन मार्ग की, मैं बात करूं मूत्र मार्ग की, तो ये अंदर से खोखले। जितने भी खोखले भाग हैं उनके अंदर चिकनी पेशी होगी। जैसे कि आपकी आहार नाल, जैसे कि आपका मूत्र मार्ग या जनन मार्ग का, तो एक ही बात है, मूत्र मार्ग या जनन मार्ग। और अगर मैं बात करूं तो आपकी रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी, ये इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये इसके अंदर पाई जाती है। अब और क्या देखना है? और हमें ये देखना है कि जो कंकालीय पेशी होते हैं ये बहुत शीघ्र काम करती है ना, बहुत फास्ट होती है। और फास्ट होने से ये जल्दी थक जाती है। ये क्या हो जाती है? जल्दी थक जाती है। जबकि ये दोनों जो होती हैं वो काम करती है स्लो। ये दोनों स्लो काम करती है, तो ये जल्दी थकती नहीं है, जल्दी थकती नहीं। और ये कभी नहीं थकती। हृदय, अगर हृदय भाई धड़कना बंद हो गया, हृदय की पेशी थक गई, तो फिर काम खत्म है, कभी नहीं थकती। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पे डिफरेंस क्लियर रखना है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, हृदय पेशी का एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसके अंदर पाई जाती है इंटरकैलेटेड डिस्क, जो किसी में नहीं पाई जाती, केवल इसी में पाई जाती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो सवाल बनेगा, इंटरकैलेटेड डिस्क किसका लक्षण है, किसका विशेष लक्षण है? हृदय पेशियों का। किसका विशेष लक्षण है? हृदय पेशियों का विशेष लक्षण है। ये इसके अंदर अपने डिफरेंस की बात की, इतने सारे डिफरेंस एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मैं आपको एक बार सारी चीजें बताऊं। ले लिया? चलो अब अपन एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पेशियों के प्रकार कितने हो जाएंगे? 3 प्रकार की पेशियां यहां पे हो जाती है। 3 प्रकार की पेशियां हो जाती है। कौन कौन सी? कंकालीय पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। कंकालीय पेशी और हृदय पेशी के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं। कैसे? कंकालीय पेशी की बात करूं तो जो कंकालीय पेशी है ये आपकी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल। हृदय पेशी भी सिलिंड्रिकल। कंकालीय पेशी भी बहुकेंद्रिक है, हृदय पेशी भी बहुकेंद्रिक है। कंकालीय पेशी भी रेखित, हृदय पेशी भी रेखित। लेकिन जो चिकनी पेशी है ये तर्कु आकार की होती है, एक केंद्र की होती है, अरेखित होती है। ये इसके अंदर डिफरेंस है। फिर हमने बात किया कि इसके अंदर जो कंकालीय पेशी जो है इसके अंदर ये तो हो गया, ये ऐच्छिक होती है, यानी कि इसके ऊपर अपना कंट्रोल है, जबकि इनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। ये कहां पाई जाती हैं? तो चेहरे, सॉरी,
कंकाली पेशी जो है ये आपके चेहरे, गर्दन, बाइसेप और ट्राइसेप में, जबकि चिकनी पेशी जितने भी आपके खोखले भाग हैं, आहार नाल, मूत्र मार्ग, रक्त वाहिनी और ये आपके हृदय की भित्ति में। कंकाली पेशी बहुत फास्ट काम करती है, जल्दी थक जाती है, जबकि हृदय पेशियां, चिकनी पेशियां स्लो काम करती है, थकती नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, मिटा सकता हूं इसको मैं। चलो, अब पेशियों के प्रकार अपने क्या हो गए? कंप्लीट। पेशियों के प्रकार अपने क्या हो गए? कंप्लीट। अब अपन को पढ़ना है पेशीय संकुचन की क्रियाविधि। और पेशीय संकुचन के लिए कौन उत्तरदायी होती है? कंकालीय पेशियां। पेशीय संकुचन के लिए कौन सी उत्तरदायी होती है? कंकालीय पेशियां, है ना। अब अपन को केवल और केवल किसकी बात करनी है? कंकालीय पेशी। किसकी बात करनी है? कंकाल पेशी की। कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल, कंकाल पेशी की बात करेंगे। अब कंकाल पेशी क्या होती है? देखो, कंकाल पेशी की जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है, कंकालीय पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसको कहते हैं मायोफाइबर, यानी कि पेशीय तंतु। पेशीय तंतु इंग्लिश में कहेंगे मायोफाइबर। मायोफाइबर। कंकाल पेशी की हम बात करेंगे क्योंकि हमें पेशीय संकुचन पढ़ना है और पेशीय संकुचन में कंकालीय पेशी ही शामिल होती है। अब कंकालीय पेशी की बात करूं तो कंकाल पेशी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे अपन कहते हैं मायोफाइबर। क्या कहते हैं? मायोफाइबर, पेशीय तंतु। अब हमें देखनी है मायोफाइबर की संरचना। मायोफाइबर कैसा होता है? संकुचन से पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसा है, कैसे काम करता है, कौन कौन से अंग होते हैं, तो ये भी देख लें। तो मायोफाइबर या पेशीय तंतु की संरचना की अपन सबसे पहले बात करेंगे। तो पहले मैं आपकी इसकी संरचना बना देता हूं, फिर आपको एक एक करके समझाऊंगा। ये एक मायोफाइबर की संरचना है, पेशीय तंतु की संरचना। अब आप कहेंगे सर क्या बना है, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं समझाने के लिए खड़ा हूं। ये मायोफाइबर की संरचना है, पहले ये देख लो। पहले क्या देख लो? ये मायोफाइबर की संरचना है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मायोफाइबर है ना, इसके अंदर ये जो है ना, ये पेशीय तंतु की जो झिल्ली है उसे अपन कहते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा ये पूरा पेशीय तंतु है और ये उस पेशीय तंतु की मायोफाइबर की झिल्ली है और इस झिल्ली को अपन क्या नाम देंगे? सार्कोलीमा। क्या नाम दिया? सार्कोलीमा। सार्कोलीमा। ठीक है सर। अब सार्कोलीमा इसकी झिल्ली, इसके अंदर जो द्रव्य है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, उसको कह देंगे सार्कोप्लाज्म। जैसे कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसको साइटोप्लाज्म, उसी प्रकार जो पेशीय तंतु के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म। तो पेशीय तंतु की झिल्ली का नाम सार्कोलीमा, पेशीय तंतु के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म। दोनों बातें क्लियर है? ठीक है सर, दोनों। अब यहाँ पे ये जो झिल्ली है जो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ रही है, ये एक सार्कोलीमा ही है लेकिन ये अंदर की तरफ मुड़ रही है, इसको अपन क्या नाम दे देंगे? टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स। हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रस्थ नलिकाएं। अनुप्रस्थ नलिकाएं, ये आपकी अनुप्रस्थ नलिका। और जहां पे अनुप्रस्थ नलिका यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे थैलीनुमा जो संरचना दिख रही है, इसे अपन कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो ऊपर आपको दिख रही है ये होती है यहाँ पे चालक तंत्रिका। चालक तंत्रिका इंग्लिश में कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन।
ठीक है, और ये आपकी इतनी चीजें आपको समझ में आई। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंकाल पेशी। कंकाल पेशी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको कहते हैं मायोफाइबर, पेशीय तंतु। फिर मैंने बनाई पेशीय तंतु की संरचना। अब पेशीय तंतु की संरचना को एक एक करके अपन समझ रहे हैं। पेशीय तंतु की जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको सार्कोलीमा कहते हैं। और यही सार्कोलीमा जब अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है तो इसे कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। इसे क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल्स। और इस सार्कोलीमा के अंदर जो टी ट्यूब्यूल्स है उसके जस्ट नीचे ये जो है इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ऊपर से चालक तंत्रिका यहाँ पे इसको टच कर रही है सार्कोलीमा को, तो ये आपकी चालक तंत्रिका। और जहां पे ये इसको टच कर रही है ये भाग जो होता है इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, या फिर इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हिंदी में बात करूं तो तंत्री पेशीय संधि। तंत्री पेशीय संधि, तंत्री पेशीय संधि। ठीक है। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर भरे रहते हैं कैल्शियम आयन। क्या भरे रहते हैं, Ca+2। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या भरे रहते हैं, कैल्शियम आयन भरे रहते हैं। और यहाँ पे इसकी झिल्ली में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली में कैल्शियम और हाइड्रोजन पंप लगे रहते हैं। कौन से पंप लगे रहते हैं, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन पंप। कहाँ लगे रहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या भरा रहता है, कैल्शियम आयन भरे रहते हैं, Ca+2 भरे रहते हैं। ये इसकी संरचना है। पहले आपको इतना देखना है कि ये इसकी क्या है, संरचना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं एक एक बातें जो मैंने आपको यहां पे समझाई इसको लिखवा दूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ, एक चीज ये यहां पे लिख लो, टी ट्यूब्यूल्स है ना, ये आपकी चिकनी पेशियों में नहीं पाई जाती, चिकनी पेशियों में अनुपस्थित। इसका क्या मतलब हुआ कि कंकालीय पेशी और हृदय पेशी जो है उसके अंदर तो ये पाई जाती है, लेकिन जो चिकनी पेशियां हैं, पेशियों के 3 प्रकार पड़े, उसमें से चिकनी पेशियों के अंदर ये टी ट्यूब्यूल्स नहीं होती। चिकनी पेशियों के अंदर टी ट्यूब्यूल्स नहीं होती। ठीक है, चलो बेटा इसको अब अपन इसकी जो संरचना है उसके एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं। एक एक करके सारे पॉइंट अपन इसमें नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने कौन सा कहा कि पेशीय तंतु की झिल्ली सार्कोलीमा कहलाती है। सार्कोलीमा कहलाती है। ठीक है सर, ये समझ आ गया। अब सार्कोलीमा का वह भाग जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, सार्कोलीमा का अंतर्वलित भाग, अंतर्वलित का मतलब समझते हो, अंदर की तरफ वलित हो गया, अंतर्वलित भाग टी ट्यूब्यूल्स, हिंदी मैंने आपको बता दी, अनुप्रस्थ नलिका, टी ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, पेशीय तंतु का आधात्री भाग, मैट्रिक्स जो भाग होता है, या अपन कह सकते हैं तरल भाग, सार्कोप्लाज्म होता है। सार्कोप्लाज्म होता है। इसी सार्कोप्लाज्म में टी ट्यूब्यूल्स के ठीक नीचे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो कैल्शियम आयनों का भंडार होती है। कैल्शियम आयन इसके अंदर पाए जाते हैं, कैल्शियम आयनों का भंडार होती है। तथा इसकी झिल्ली पर देखो, मैं वही बातें लिखा रहा हूं जो मैंने आपको यहां पे लिखवाई है ना। मैंने भी कोई रटी नहीं है, मैंने भी आपको समझाया और उसको समझाई हुई चीज भी मैं आपको यहां पे लिखा रहा हूं। तो ये चीज आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन
आप नहीं लिख पा रहे, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीजें लिखवा दूं, ठीक है। का भंडार होती है तथा इसकी झिल्ली पर कैल्शियम व हाइड्रोजन पंप पाए जाते हैं। पूरा लिख लेना, तो कैल्शियम और हाइड्रोजन पंप पाए जाते हैं। अब एक चीज आपको इसमें और देखनी है, एक इसमें पाई जाती है कैलसिक्विस्ट्रीन प्रोटीन। कैलसिक्विस्ट्रीन प्रोटीन ये क्या काम करती है, ध्यान से सुनो। कैलसिक्विस्ट्रीन प्रोटीन जो है ये आपकी किसके अंदर पाई जाती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। और ये क्या काम करती है, विश्राम अवस्था में यानी जब पेशी संकुचन नहीं हो रहा उस समय विश्राम अवस्था में Ca+2 को अंदर बांध के रखती है। समझ रहे मेरी बात भाई, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन भरे हुए हैं, उन कैल्शियम आयनों को अंदर बांध के रखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना भाई। इसकी अपन को जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम आयन बाहर निकालने हैं, लेकिन पेशी संकुचन के समय निकालने हैं। विश्राम अवस्था में तो उसको अंदर रखना है ना बांध के, तो उसके लिए कैलसिक्विस्ट्रीन प्रोटीन पाई जाती हैं, जो क्या करती है, विश्राम अवस्था में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर कैल्शियम आयनों को बांध कर रखती है। विश्राम अवस्था में Ca+2 को अंदर बांध के रखती है। किसके अंदर, ये आप समझ गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख देता हूं, मोटर एंड प्लेट, ये भी मैंने आपको बताया था। मोटर एंड प्लेट ये क्या होता है, तो पेशीय तंतु की सार्कोलिमा जो इसकी झिल्ली होती है, सार्कोलिमा का वह भाग जहां चालक तंत्रिका कि एक्सॉन बल्ब क्या होता है, चालक तंत्रिका जो नीचे फूला हुआ हिस्सा आपको दिखाई देता है ना, वो इसका एक्सॉन बल्ब है। तो चालक तंत्रिका एक्सॉन बल्ब की समाप्ति होती है, उसे मोटर एंड प्लेट कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, तंत्री पेशी संधि कहा जाता है। तंत्री पेशीय संधि, ठीक है, ये इसी का नाम है, दिखाई दे रहा है। ये अपन ने क्या पढ़ी, पेशीय तंतु की संरचना पढ़ लिया। अब यहां पे जो मैंने आपको उसके अंदर में दिखाना भूल गया, जो मैंने सार्कोप्लाज्म बनाया उसके अंदर एक ऐसे लाइनें भी बनाई थी, है ना। एक तो उसके अंदर फ्लूइड भरा रहा था और एक उसके अंदर समांतर रूप से ऐसे लाइनें बनाई गई थी। वो जो लाइनें हैं उसे कहते हैं मायोफिलामेंट। ये था मायोफाइबर और उसके अंदर थे मायोफिलामेंट। अब अपन उसकी बात करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एकदम आपको कनेक्ट करके पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। मिटाओ इसको, चलो। एक पॉइंट लिखो, पेशीय तंतु के सार्कोप्लाज्म में, किसमें, सार्कोप्लाज्म में समांतर रूप से पेशीय तंतुक, ये पेशीय तंतु है, ये पेशीय तंतुक है, वो मायोफाइबर है, ये मायोफिलामेंट है। दोनों नाम ध्यान से लिखेंगे। समांतर रूप से पेशीय तंतुक पाया जाता है। जो सार्कोप्लाज्म मैंने बताया उसके अंदर समांतर रूप से जो लाइनें आपको दिख रही थी वो पेशीय तंतुक है, मायोफिलामेंट्स है। अब अपन उन मायोफिलामेंट की संरचना भी देखेंगे। मायोफाइबर्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, मायोफिलामेंट। और एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे वो तो ये मायोफिलामेंट करेंगे, है ना। एक्चुअल में जो पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक चीज है वो ये मायोफिलामेंट है। मायोफिलामेंट पढ़ना इससे भी जरूरी है। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, पेशीय तंतुक। अब अपन हेडिंग क्या डालेंगे,
पेशीय तंतु। और पेशीय तंतु जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। एक होता है एक्टिन, हिंदी में लिख देता हूं एक्टिन, और एक होता है मायोसिन। ये दो प्रकार के पेशीय तंतुक है, मायोफिलामेंट्स है। तो आपसे पूछ ले मायोफिलामेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कहां पाए जाते हैं? मायोफाइबर्स में। ठीक है, अब अपन को एक एक करके पढ़ना है कि एक्टिन की संरचना कैसी होती है, मायोसिन की संरचना कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं मायोसिन को। सबसे पहले अपन किसको देखते हैं? मायोसिन को। तो मायोसिन जो है इसी को कहते हैं थिक फिलामेंट। थिक का मतलब मोटा, मोटा तंतु। मायोसिन क्या है? एक थिक फिलामेंट है, मोटा तंतु है। जबकि एक्टिन को अपन कहेंगे ये थिन फिलामेंट है, पतला तंतु है। तो ये भी आप याद रख लेना, एक्टिन पतला तंतु, मायोसिन मोटा तंतु। अब मायोसिन की अगर मैं बात करूं तो मायोसिन की पहले अपन संरचना देखें। तो मायोसिन की संरचना कुछ इस प्रकार से है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये मायोसिन की संरचना है। अब यहां पे ऊपर जो ये दो साइट आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक तो है एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहां पे एक्टिन आकर के जुड़ेगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक यहां पे आपकी एटीपी जुड़ेगी, तो ये एटीपी बाइंडिंग साइट। और ये इसका शीर्ष है, ये इसका क्या है? शीर्ष है। ये इसकी क्या है? टेल। ये इसकी क्या है? टेल है। ठीक है, तो जो शीर्ष वाला भाग है इसको अपन कहेंगे हेवी मीरोमाइसिन। ये इसके दो प्रकार है, हेवी मीरोमायोसिन। और जो टेल वाला पार्ट है ये वाला, इसको अपन कहेंगे लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन, समझ रहे हैं? मैंने सबसे पहले मायोसिन की संरचना बनाई, और मायोसिन की संरचना मैंने कहा ऊपर की तरफ दो साइड्स हैं, शीर्ष भाग में दो साइड है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक एटीपी बाइंडिंग साइट। नीचे वाला पार्ट टेल। शीर्ष वाला जो भाग होता है ये हेवी मीरोमायोसिन, और टेल वाला भाग जो होता है वो लाइट मीरोमायोसिन। अब ये जो शीर्ष भाग है ना, इसी के अंदर एटीपी, शीर्ष वाला जो भाग है यही भाग एटीपेज एंजाइम सक्रियता दर्शाने वाला भाग है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि एटीपी का जल अपघटन कौन करेगा? मायोसिन का शीर्ष वाला भाग करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मायोसिन। मायोसिन में कुछ भी नहीं है, मायोसिन की संरचना आपको बनाने आनी चाहिए। ऊपर वाला भाग शीर्ष, नीचे वाला टेल। शीर्ष वाला भाग हेवी मीरोमायोसिन, टेल वाला लाइट मीरोमायोसिन। शीर्ष के अंदर दो साइड्स होती है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट जहां पे एक्टिन आकर के जुड़ेगा, और एक एटीपी बाइंडिंग साइट जहां पे एटीपी जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी एटीपी? क्योंकि एटीपी का ये विघटन करेगा, जल अपघटन करेगा, और उससे जो ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा से ये एक्टिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये एटीपी का जल अपघटन करेगा कौन? शीर्ष भागी। इसलिए आपसे पूछ ले कि एटीपी का सक्रियता दर्शाने वाला भाग कौन सा है मायोसिन में, तो शीर्ष भाग है। ये देखो, अब अपन को पढ़ना है एक्टिन। अब अपन को क्या पढ़ना है? एक्टिन। ये सारा मिटा दूं मैं, समझ में तो आ गया होगा आपको। एक्टिन, दूसरा जो मायोफिलामेंट है वो है एक्टिन, और इसको कहते हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप एक्टिन, थिन फिलामेंट, पतला तंतु। इसके अंदर तीन उप इकाइयां हैं, ये तीन उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, तीन उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। और वो तीन उप इकाइयां कौन सी है? ध्यान से सुनो। पहली है एफ एक्टिन, दूसरी है ट्रोपोमायोसिन, हिंदी में लिख देता हूं ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोनिन संकुल। ये तीन उप इकाइयां मिलकर के एक्टिन का निर्माण करती है, और तीनों आपको पता होना चाहिए, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ये तीन उप इकाइयां हैं जिससे एक्टिन बनकर बनता है। अब अपन संरचना देखते हैं कि कैसे बनता है। अब अपन इसकी संरचना देखते हैं।
देखो यहां पे ये जो गोले मैंने आपको बनाए हैं, ये वाला पार्ट है एफ एक्टिन, ये वाला पार्ट क्या है एफ एक्टिन, और इस गोलों के ऊपर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये यहां पे ये है आपका ट्रोपोमायोसिन, और कहीं कहीं पर मान लो यहां पे, फिर जाके यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका ट्रोपोनिन संकुल, समझ आई, संरचना समझ आई। मैंने कहा कि यहां पे आपको ये सबसे पहले एफ एक्टिन, ये जो गोले नुमा संरचना दिखाई दे रही है, और इसकी जो लाइन है ये एफ एक्टिन है। तो ये गोले, एक गोले को क्या कहेंगे अपन, ये पूरे गोले मिलते हैं तब एफ एक्टिन कहते हैं। एक गोला जो होता है ना, मान लो मैं इस एक गोले की बात करूं तो इसको कहते हैं जी प्रोटीन, जो एफ एक्टिन का क्या है, एकलक है, मोनोमर है। यानी कि जब बहुत सारे जी प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो उससे एफ एक्टिन का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत सारे जी प्रोटीन जब मिलते हैं तो उससे एफ एक्टिन का निर्माण होता है। तो एफ एक्टिन के लिए जी प्रोटीन एकलक इकाई के रूप में काम करता है। ठीक है, संरचना समझ में आ गई। चलो अब अपन इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको लिखना है, पॉइंट लिख लो यहां पे, एफ एक्टिन के दोनों तंतु, दो तंतु है, एक दो, एफ एक्टिन के दोनों तंतु सर्पिल रूप में व्यवस्थित होते हैं, तथा इनकी संपूर्ण लंबाई पर संपूर्ण लंबाई के साथ ट्रोपोमायोसिन भी होता है, बिल्कुल है, संपूर्ण लंबाई के साथ साथ ट्रोपोमायोसिन भी फैला हुआ है। ठीक है, जबकि ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोनिन संकुल नियमित अंतराल पर मिलता है। अंतराल का मतलब समझते हो, कुछ गैप उसके बाद मिलेगा, नियमित अंतराल पर मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी संरचना समझा दी मैंने। किसकी संरचना समझा दी, एक्टिन की। 3 इकाइयां होती है, तीनों कैसे व्यवस्थित होती है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तीनों कैसे व्यवस्थित होती है ये भी हमने देख लिया। मिटाओ इसको, मिटाओ। एक नोट करके आप पॉइंट लिख लेना। यहां पे मेरे पास जगह इसलिए यहां लिख रहा हूं, आप नोट करके नीचे लिखना कि जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन ये तो होते हैं संकुचनशील प्रोटीन, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। जबकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो है, ट्रोपोमायोसिन वह ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोनिन संकुल, ये आपके कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी को हिंदी में कहते हैं शायद नियामक प्रोटीन। तो ये दोनों भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यानी कि संकुचनशील प्रोटीन है, जबकि ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स ये नियामक प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है, तो ये भी आप नोट करके नीचे लिख लेना। ठीक है, मिटाओ इसको, मिटाओ। चलो अब अपन को पढ़नी है पेशीय संकुचन की क्रियाविधि। अपन ने सारा मामला देख लिया, मायोफाइबर क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। अपन ने ये भी देख लिया कि मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, और उनकी संरचना भी हमने देख ली। अब हमें पढ़ना है फाइनली क्या, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि। पेशीय संकुचन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि। इसको अगर अपन देखें तो सबसे पहले वही डायग्राम मैं फिर से एक बार बनाता हूं रफली, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है,
ये इस संरचना की बात कर रहा था, ये जो है ना ये मायोफिलामेंट्स है और ये इसके अंदर लिक्विड भरा है, ठीक है। ये इसके अंदर Ca+2 भरे रहते हैं और यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, ये आपकी मोटर न्यूरॉन, ये आपकी क्या है, चालक तंत्रिका। इसको प्रेरक तंत्रिका भी कहते हैं, ध्यान रखना, चालक तंत्रिका, ये प्रेरक तंत्रिका। और ये आपका क्या है, मोटर एंड प्लेट, यानी कि तंत्री पेशी संधि, मोटर एंड प्लेट। ये आपकी सार्कोलिमा, फिर से मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, ये टीटीब्यूस, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब होता क्या है, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि अपन एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं कि पेशीय संकुचन होता कैसे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि हम कंकाल पेशी की बात कर रहे थे, उसी की इकाई होती है मायोफाइबर वगैरह। तो और कंकाल पेशी में हमने पढ़ा कि ये ऐच्छिक होती है, ये क्या होती है, ऐच्छिक होती है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर कंट्रोल किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है और वो मैसेज लेके कौन आती है, चालक तंत्रिका। मैसेज किसका आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ध्यान से समझना, सबसे पहले आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा चालक तंत्रिका ये संदेश लेके आती है कि पेशी का संकुचन करना है, ठीक है। वो संकेत यहां पे लेके आई, मान लो ये संकेत यहां पे संचरित हुआ। जैसे ही वो संकेत यहां पे पहुंचता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, तो यहां पे कुछ पुट्टिकाएं पाई जाती है, यहां पे कुछ पुट्टिकाएं पाई जाती है और उन पुट्टिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। क्या पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही वो संदेश आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, चालक तंत्रिका उसको लेके आती है, तो ये पुट्टिकाओं में से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, मुक्त होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मुक्त होगा, यहाँ पे पाए जाते हैं इस सार्कोलिमा पर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर, ग्राही, और वो उस एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि यहां से क्या उत्पन्न हुआ, क्रियात्मक विभव उत्पन्न हुआ। यहां पर क्रियात्मक विभव क्यों उत्पन्न हुआ, पेशी संकुचन के लिए क्रियात्मक विभव आवश्यक होता है। और वो कैसे उत्पन्न हुआ, इसको समझना है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से चालक तंत्रिका मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज लाती है, संदेश लाती है। और जैसे ही वो संदेश यहाँ पे आता है, तो इसके अंदर जो मोटर एंड प्लेट के अंदर जो पुट्टिकाएं हैं, थैलेनुमा संरचना है, उससे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होता है। और उस ट्रांसमीटर को, न्यूरोट्रांसमीटर को कौन ग्रहण करता है, यहाँ पे सार्कोलिमा पर लगे हुए रिसेप्टर्स, ग्राही, वो ग्रहण करेंगे। और जैसे ही वो ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पे जो क्रियात्मक विभव उत्पन्न हुआ, वो संपूर्ण सार्कोलिमा के अंदर फैलता है, यहां से संपूर्ण सार्कोलिमा में फैलता है, सार्कोलिमा से सार्कोप्लाज्म में भी फैलता है। जैसे ही सार्कोलिमा में फैलेगा, सार्कोलिमा इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टच है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टच है, तो वो क्रियात्मक विभव सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आता है। समझ रहे मेरी बात को, यहां से क्रियात्मक विभव उत्पन्न हुआ, सार्कोलिमा में फैलता है, सार्कोलिमा से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको पता है, इसके अंदर Ca+2 आयन भरे रहते हैं और विश्राम अवस्था में इसके अंदर कैल्सिक्विस्टिन प्रोटीन है जो इसको बांध करके रखती है। लेकिन अब तो क्या है, विश्राम अवस्था नहीं है, क्योंकि पेशीय संकुचन की क्रियाविधि हमें दर्शानी है। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे ही क्रियात्मक विभव यहाँ पे पहुंचा, तो ये Ca+2 क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। Ca+2 क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और ये Ca+2 मुक्त होकर के जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, ट्रोपोनिन संकुल है, ट्रोपोनिन संकुल की TPC उप इकाई के साथ जुड़ते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं, TPC क्या होती है। तो जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने ये आपकी स्ट्रक्चर बनाई, ये मैंने आपकी स्ट्रक्चर बनाई, तो यहाँ पे ये आपका ट्रोपोमायोसिन, ये आपका एफ एक्टिन जिसके जी प्रोटीन है, और यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, तो इसके अंदर आपको 3 यूनिट दिख रही है। तो ये जो तीनों यूनिट है ना, ये तीनों यूनिट आपस में क्या कहलाती है, एक इसमें होती है टीपीटी, एक होती है टीपीसी और एक होती है टीपीआई। इसकी 3 उप इकाइयां होती है। किसकी, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स की भी 3 उप इकाइयां होती है। समझना ध्यान से बात को, इसकी भी कितनी उप इकाइयां होती है, 3 उप इकाइयां होती है। ठीक है, तो ये टीपीसी के साथ जुड़ गया, कौन सी, टीपीसी उप इकाई के साथ जुड़ गया।
जुड़ता है तथा इससे एक्टिन पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाती है। और जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी उसके ऊपर मायोसिन जुड़ जाएगा, और मायोसिन जुड़ गया, अब मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिसलेगा और आपकी पेशी संकुचन की क्रियाविधि हो जाएगी। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा कोशिश करता हूं, दोबारा प्रयास करूंगा, लिखाऊंगा मैं सारी चीजें, पहले आप डायग्राम ढंग से बना लो कि कैसे मैसेज आता है। सीएनएस से चालक तंत्रिका मैसेज लेकर आती है पेशीय संकुचन का। ध्यान से सुन लो, सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि अपन पढ़ रहे कंकाल पेशी, और कंकाल पेशी का नियंत्रण अपन खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंकाल पेशी है उस कंकाल पेशी का नियंत्रण सीएनएस करता है। तो सीएनएस से मैसेज आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, और लेके कौन आती है? चालक तंत्रिका। चालक तंत्रिका जो है ये मैसेज जैसे ही लेके आएगी तो यहाँ पे मोटर एंड प्लेट ये भाग, यहाँ पे जो पुट्टिकाएं होती है वो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करेगी, और उस न्यूरोट्रांसमीटर को ग्रहण कौन कर लेगा? यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं। इससे जो क्रियात्मक विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि पेशी संकुचन के लिए क्रियात्मक विभव उत्पन्न होना जरूरी है, वो क्रियात्मक विभव सार्कोलेमा में प्रसारित होता है और ये पहुंच जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ से Ca+2 आयन मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही क्रियात्मक विभव इसमें पहुंचेगा, यहाँ से Ca+2 आयन मुक्त होंगे। अब Ca+2 आयन मुक्त होकर के क्या करेंगे? ये आपके ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिन के अंदर जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, उस ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 यूनिट होती है, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। ये टीपीसी उप इकाई के साथ जुड़ता है और जुड़ करके कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिससे एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जैसे अपन ने मायोसिन पढ़ा तो उसके ऊपर 2 साइट थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन एटीपी बाइंडिंग साइट। उसी प्रकार एक्टिन के ऊपर भी तो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जहां पे एक्टिन मायोसिन आगे जुड़ेगा। तो यहाँ पे एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो ओपन हो जाएगी, और जैसे ही वो खुलेगी वहां पे मायोसिन आकर के जुड़ जाएगा, और मायोसिन जुड़ेगा तो उसके ऊपर फिसलने से ये क्रियाविधि हो जाएगी। ठीक है, पहले इसको लिख लो, ये चीज मत लिखना, ये चीज मत लिख लेना, आप ये लिखना, सिर्फ ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको लिखा देता हूं सारी चीजें। बेटा इसको चलो, सर्वप्रथम सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये इसकी मैकेनिज्म लिखा रहा हूं। सर्वप्रथम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से चालक तंत्रिका तंत्री पेशी संधि पर पेशीय संकुचन का संदेश लाती है ना। सर्वप्रथम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से चालक तंत्रिका तंत्री पेशी संधि यानी मोटर एंड प्लेट पर पेशीय संकुचन का संदेश लाती है, जिससे यहां पर, कहां पर? यहां पर, यानी कि मोटर एंड प्लेट या तंत्री पेशी संधि पर, मोटर एंड प्लेट, एसिटाइल कोलिन मुक्त होता है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होता है, जिसको सार्कोलेमा पर उपस्थित ग्राही ग्रहण करते हैं। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई आपको? अब ये जो विद्युत उत्तेजना है, संदेश है ना, ये क्या है? विद्युत उत्तेजना है, इसी को अपन विद्युत उत्तेजना भी कह सकते हैं, यह क्रियात्मक विभव है ना, ग्राही ग्रहण करते हैं। अब ये विद्युत उत्तेजना, कोष्ठक में संदेश लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। विद्युत उत्तेजना या कहीं कहीं पे क्रियात्मक विभव भी हो सकता है। संदेश संपूर्ण सार्कोलेमा में फैलता है, यानी टी ट्यूब्यूल्स में
भी पहुंचता है, जिससे जिससे एसआर में से Ca+2 आयन, एसआर का मतलब समझ गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर में से Ca+2 आयन मुक्त होते हैं तथा ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स या ट्रोपोनिन संकुल की टीपीसी उप इकाई के साथ जुड़कर कुछ परिवर्तन करते हैं, जिससे एक्टिन पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट खुल जाती है। ठीक है, और फिर मायोसिन यहां पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात है? ये बात पेशी संकुचन की क्रियाविधि की। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वो भी बताती है पेशी संकुचन की क्रियाविधि के बारे में, है ना। इससे आगे का आप उसमें समझेंगे। पहले इतना लिखो, पहले आप इतना लिख लो। मिटाओ, चलो। अब मोटा मोटी काम तो आपको समझ में आ गया कि कैसे पेशी का संकुचन होता है। ठीक है, कैसे पेशी का संकुचन होता है। अब अपन देखते हैं विसर्पण तंतु सिद्धांत। विसर्पण तंतु सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है विसर्पण तंतु सिद्धांत, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये पेशियों के संकुचन से रिलेटेड ही सिद्धांत। ये क्या कहता है कि पेशी संकुचन पतले तंतु एक्टिन का मायोसिन के ऊपर फिसलने से होता है, मायोसिन के ऊपर फिसलने से होता है। पतले जो एक्टिन तंतु है वो मायोसिन के ऊपर फिसलेंगे और उससे ये प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चल। अब इसको देखो, यहां पे ये इसके ऊपर जुड़ेंगे कैसे, तो मायोसिन का शीर्ष भाग एटीपेज एंजाइम सक्रियता दर्शाते हुए एटीपी का जल अपघटन करता है, और एटीपी का जल अपघटन करेगा तो इससे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा। एटीपी का जल अपघटन करता है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज या जुड़ने, एक ही बात है, क्रॉस ब्रिज या जुड़ने, क्रॉस ब्रिज बनाने में करता है। ठीक है, इसका प्रयोग ये किसमें करेगा, एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बनाने में करेगा। अब अपन डायग्राम से देखते हैं कि कैसे क्रॉस ब्रिज बनेगा, है ना। यहां पे मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं। नहीं, इसके अंदर बाद में देखेंगे इसको, पहले आप इतना लिख लो। अब कैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है ये अपन देखने वाले हैं। ये तो हमने देख लिया कि मायोसिन जो है वो ऊर्जा एटीपी का अपघटन करेगा, उससे जो ऊर्जा मिलेगी उसका प्रयोग वो क्रॉस ब्रिज बनाने में करेगा। लेकिन वो क्रॉस ब्रिज बनाएगा कैसे, उसको डायग्राम से देखते हैं। इतना समझ आ गया। विसर्पण तंतु सिद्धांत क्या कहता है, कैसे होता है पेशी संकुचन। एक्टिन जो पतले तंतु है वो मायोसिन के ऊपर फिसलेंगे और उससे पेशी संकुचन होगा। अब अपन देखते हैं कि क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता कैसे। पहले मुझे डायग्राम बना लेने दो, है ना। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं।
ये मैंने डायग्राम आपके सामने बढ़ा दिया। अब ध्यान से सुनो, ये जो आपको तंतु दिख रहा है ना, ये पतले तंतु क्या है, एक्टिन। और ये किसका डायग्राम है, मायोसिन का। ये किसका डायग्राम है, मायोसिन का। इतनी बात आपको क्लियर है, ये एक्टिन ये मायोसिन। और मायोसिन के ऊपर ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और ये क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर बता देता हूं। इतना कंसेप्ट क्लियर है कि ये ऊपर वाला एक्टिन, नीचे वाला मायोसिन। मायोसिन शीट्स में दो संरचना पाई जाती है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक एटीपी बाइंडिंग साइट। सबसे पहले यहां पे एटीपी आके जुड़ेगा, एटीपी आके जुड़ेगा शीर्ष भाग में। तो एटीपी का ये क्या करेगा, जल अपघटन। ये एटीपी का जल अपघटन कर दिया और इससे हमें क्या मिल गई, ऊर्जा। समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे एटीपी आगे जुड़ेगी एटीपी बाइंडिंग साइट पे। और यहाँ पे आपको पता है कि जो मायोसिन का शीर्ष भाग है वो एटीपीज एंजाइम के प्रति सक्रियता दर्शाता है, यानी कि एटीपी का जल अपघटन करेगा। जल अपघटन करेंगे तो इससे हमें ऊर्जा मिलेगी। और ये हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि इससे जो प्राप्त ऊर्जा है इसका प्रयोग ये एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बनाने में, या सिंपल भाषा में कहूँ तो एक्टिन के साथ जुड़ने में इसका प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसको ऊर्जा मिली, एक्टिन इसके साथ जुड़ गया, यानी कि क्रॉस ब्रिज का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इतनी ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहले ऊपर एक्टिन मायोसिन, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बनाया, नॉर्मल एक्टिन नॉर्मल मायोसिन और इसकी ये संरचना। फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर जो ये एटीपी बाइंडिंग साइट है ना, यहाँ पे एटीपी बाइंड होगी। एटीपी बाइंड होगी तो एटीपी का जल अपघटन होगा, इससे ऊर्जा प्राप्त होगी। और इस ऊर्जा का प्रयोग ये एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बनाने में। यहाँ पे ये एक्टिन और मायोसिन जुड़े हुए नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देख लो जुड़े हुए, यानी कि यहाँ पे इसके साथ क्रॉस ब्रिज बन गया। अब क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया और जो एटीपी है वो किसमें कन्वर्ट होगी, एडीपी प्लस पीआई में, है ना, इसमें कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पे ये एडीपी प्लस पीआई को वापस मुक्त कर देगा और इसको कहते हैं रिलैक्सेशन फेज, है ना। पेशी का एक बार संकुचन हो गया तो बीच में क्या आएगा, रिलैक्सेशन फेज, विश्राम अवस्था आती है। तो ये इसका रिलैक्सेशन फेज है। अब रिलैक्सेशन फेज हो गया, इसके बाद ये इसने मुक्त कर दिया, यानी कि एटीपी बाइंडिंग साइट अब क्या है, खाली है। एटीपी बाइंडिंग साइट खाली है, लेकिन क्रॉस ब्रिज अभी भी बना हुआ है, क्रॉस ब्रिज अभी भी बना हुआ है। अगर इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ना है ना, क्रॉस ब्रिज का ब्रेक डाउन करना है, तो ये केवल तभी होगा जब यहाँ पे न्यू एटीपी आएगी। समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पे जब आकर के कोई नई एटीपी और आएगी तब जाकर के मायोसिन जो है वो एक्टिन से अलग होगा। उससे अलग होने के लिए न्यू एटीपी भी चाहिए। तो कुल मिला के ये संरचना आपको समझनी है कि एक्टिन और मायोसिन कैसे आपस में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक टर्म यहाँ पे आती है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस ये क्या होती है, ये यहां से संबंधित है कि अगर यहाँ पे न्यू एटीपी नहीं आती है तो ये क्रॉस ब्रिज टूटता ही नहीं और पेशी क्या हो जाती है, संकुचित अवस्था में हो जाती है। यानी कि एटीपी उपलब्ध न होने की अवस्था में, न होने की अवस्था में क्रॉस ब्रिज का न टूट पाना तथा पेशी का संकुचित अवस्था में रह जाना, पेशी का संकुचित अवस्था में ही रह जाना। इसको नोट करके आप नीचे लिख दोगे कि रिगर मोर्टिस क्या होता है। मैंने कहा ना कि नई एटीपी आएगी तो ही ये जुड़ेगा, तो ही यहां से क्रॉस ब्रिज टूटेगा। अब अगर एटीपी उपलब्ध नहीं है तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा ही नहीं और पेशी क्या हो जाएगी, संकुचित रह जाएगी। ठीक है, तो ये आप लिख लो, इतना लिख लो। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 5 मिनट की बस और बात है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये एक डायग्राम और आपको दिख रहा होगा, ये क्या है सर, आपने तो पूरा पढ़ा दिया। ये डायग्राम क्या है, एक्चुअल में अगर पेशी संकुचन की क्रियाविधि में कहूं ना तो यही है। कैसे सर, मैंने कहा कि एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर फिसलते हैं, तो वो कैसे फिसलते हैं ये तो अपन ने देखा ही नहीं। अब अपन क्या देखते हैं कि एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर कैसे फिसलते हैं, इस चीज को अपन देखने वाले। सर क्या डायग्राम है, समझ में नहीं आ रहा, देखो ध्यान से देखो, ये जो लाइनें आपको दिख रही है, ये और ये क्या है, एक्टिन है। ये क्या है, एक्टिन है। एक्टिन कौन से समझ में आ गए, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये एक्टिन है। और ये जो बीच में पट्टी बनी है ये क्या है, मायोसिन। समझ रहे मेरी बात को, मायोसिन। अब यहाँ पे ये जो एक्टिन है ना, ये मायोसिन के ऊपर फिसलेंगे। ये कैसे फिसलेंगे ये अपन को देखना है। सबसे पहले ये अलग अलग जोन है, जैसे ये एच जोन, ये ए जोन, ये ओ जोन, ये आई जोन। अब आप कहेंगे सर कौन सा, समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुनो।
जो एक्टिन वाला क्षेत्र है, एक्टिन की पूरी लंबाई है, ये एक्टिन है तो ये आई जोन, ये एक्टिन है तो ये आई जोन। समझ रहे मेरी बात को? मायोसिन वाला जो पूरा क्षेत्र है उसको ए जोन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? ए जोन। समझ रहे? एक्टिन वाला पूरा क्षेत्र आई जोन, मायोसिन वाला पूरा क्षेत्र ए जोन। अब वह भाग जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों आ रहे हैं, जैसे कि ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, ये वह पार्ट है जहां पे एक्टिन भी आ रहा है, मायोसिन भी आ रहा है। तो यहाँ पे जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है किसकी? एक्टिन और मायोसिन की, उसको ओ जोन कह देंगे। और जहां पे केवल और केवल ये भाग आ रहा है उसको एच जोन कह देंगे। जहां पे इसकी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है वो एच जोन। और एक्टिन के बीचों बीच जो लाइन खींच रही है इसको जेड लाइन कहेंगे। एक्टिन के बीचों बीच जो लाइन खींच रही है उसको जेड लाइन कहेंगे। ये समझना है आपको, इससे सवाल आते हैं कई बार, ठीक है। हालांकि ये मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर सवाल आ गया तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि यहां पे ये मायोसिन, ये एक्टिन, ठीक है। अब यहाँ पे मायोसिन वाले जो है उसको ए जोन, एक्टिन को आई जोन, जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है वो ओ जोन, और जहां पे नहीं हो रही वो एच जोन। और दोनों एक्टिन के बीच की जेड लाइन, जेड लाइन क्या है? एक्टिन के मध्य की रेखा, एक्टिन के मध्य की रेखा। अब होगा कैसे देखो, एक्टिन और मायोसिन के ऊपर क्या होता है? क्रॉस ब्रिज बनता है। मान लो यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिज बना, यहाँ पे भी ये क्रॉस ब्रिज बना, यहाँ पे भी ये क्रॉस ब्रिज बना, और यहाँ पे भी, मतलब चारों तरफ से क्रॉस ब्रिज बन गया। अब आप सोचो इसके अंदर क्रॉस ब्रिज, ये इसे खींचेगा, इसको, ये इधर से इसे इसको खींचेगा। समझ रहे मेरी बात? तो खींचेगा तो ये इसके ऊपर आएगी, इधर से ये इसके ऊपर आएगी, यानी कि ये इसके ऊपर फिसलाएं तो हुआ। कैसे फिसलते हैं ये समझा रहा हूं भाई। ये इसके अंदर क्रॉस ब्रिज, आपने समझ लिया कि एक्टिन और मायोसिन के बीच क्रॉस ब्रिज बनता है। अब क्रॉस ब्रिज मान लो बन गया, यहाँ पे ये ऐसे ब्रिज है, इसके ऊपर ऐसे ब्रिज, तो ये इसको ऐसे खींचेगा ना अपने ऊपर। इधर से क्रॉस ब्रिज बन गया तो ये इसको ऐसे खींचेगा, तो ये इसको ऐसे ऊपर खींच रहा, मतलब ये इसके ऊपर फिसल ही तो रहा है, ये इसको ऊपर खींच रहा मतलब फिसल ही तो रहा है। तो ऐसे ही तो कहते हैं कि एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर फिसल रहे हैं। अब देखो जब ये इसको खींचेंगे तो कौन कौन से चेंजेस आएंगे वो देखो। ओ जोन है वो बढ़ेगा, ओ जोन क्या होगा? बढ़ेगा, ओ जोन बढ़ेगा। ध्यान से देखो, ओ जोन का मतलब ओवरलैपिंग, ये इसको खींचेगा मतलब और ऊपर लेके आ जाएगा, तो अतिव्यापित क्षेत्र तो बढ़ेगा ना। ओ जोन क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान से समझो, आपको समझ में आएगा। ओ जोन बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा आपको पता चल गया। और क्या होगा? यहाँ पे जो आपका आई जोन है वो घट जाएगा, आई जोन कम हो जाएगा, ए के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। और सार्कोमियर जो है उसकी चौड़ाई, एक चीज ध्यान से सुनना, सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर दो जेड रेखाओं के बीच, एक जेड रेखा ये, एक जेड रेखा ये, तो दो जेड रेखाओं के बीच का स्थान, इसे कहते हैं सार्कोमियर। ये जेड, ये जेड, इसके बीच का जो कुछ भी पार्ट है ना ये सार्कोमियर कहलाता है। और यही एक्चुअल में पेशीय तंतु है। तो आपसे पूछ ले कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो वो यही होती है, सार्कोमियर, है ना। दो जेड रेखाओं के बीच, यहीं पे तो सारा काम हो रहा है, तो ये सार्कोमियर है। और इससे क्या हो जाएगी? सार्कोमियर की, जब ये क्रॉस ब्रिज बनते हैं आपस में खींचेंगे तो इससे सार्कोमियर की चौड़ाई घट जाएगी, सार्कोमियर की चौड़ाई घट जाएगी, ठीक है। और ये इससे एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये अपना चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट बचा है तो आप कमेंट में बता देना। पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। पेशियों के प्रकार, पेशिया संकुचन की क्रियाविधि, उससे पहले पेशीय तंतु क्या होता है, पेशीय तंतु क्या होते हैं, एक्टिन मायोसिन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मैंने देख ली, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।